नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ETA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा ओम्स लॉ। तो सबसे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर बोलते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, आज हमने ये सीखना है कि भाई उस इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ये बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, जिसको हम कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं, और जो हमारा करंट है उसके बारे में एक रिलेशन दिया था। आज हमने उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। एक जो एक्टिविटी होती है उसकी हेल्प से एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे जो है हमने एक सर्किट ले लिया। इसमें क्या है, एक सेल लगा हुआ है और यहाँ पे एक निक्रोम की वायर है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने यही पढ़ना है कि भाई ये जो वायर होती है, ठीक है, ये जो वायर होती है निक्रोम, ये किन किन मेटल से मिलके बनी होती है। ये मिक्सर होता है। ठीक है, तो ये जैसे कि नाम से पता चल रहा है Ni, निक्रोम, निकल। ठीक है, निकल, क्रोमियम। ठीक है, उसके बाद में M4 मैग्नीज। ठीक है, और जो फोर्थ मेटल होगी इसके अंदर वो होगी आयरन। ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ निक्रोम वायर। तो ये बिल्कुल आसान है, नाम में ही जो है इसकी जो कंपोजिशन है वो दिख रही है हमें। Ni फॉर निकिल, CHRO क्रोमियम, एंड Me फॉर मैग्नीज, और जो लास्ट में है वो आयरन है। ठीक है, तो ये हमने ली है। तो यहाँ पे इस बैटरी के द्वारा जो इसमें यहाँ पे जो वोल्टेज लगी और जो इस सर्किट से जो करंट जाएगा, इस निक्रोम वायर से जो करंट जाएगा, उसकी वैल्यू हमने जो है मापनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज जो होता है, वोल्ट मीटर जो होता है, वो वोल्टेज मापने के लिए काम आता है। ठीक है, और जो करंट जो है हमें पता है वो एमीमीटर की हेल्प से मापा जाता है। एमीमीटर सर्किट के सीरीज में जुड़ता है। देखिए यहाँ पे एमीमीटर से एक ही पाथ जा रहा है, इसका मतलब ये सीरीज में कनेक्टेड है, और ये पैरेलल में है क्योंकि एक पाथ ये हो गया और एक ये हो गया, तो दो पाथ हो गए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये पैरेलल में है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए काम आता है, जो कि सर्किट के पैरेलल में होता है। ठीक है, ओके। पैरेलल मतलब पार्श्व क्रम और सीरीज मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे केवल सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल और बैटरी में डिफरेंस होता है। बैटरी क्या होती है, सेल का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक सेल है तो यहाँ पे इस वोल्ट मीटर ने, ठीक है, और यहाँ पे ये जो एमीमीटर है इसने जो करंट मापा है वो देखना हमने। तो ये सेल होगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे वोल्टेज की जो रीडिंग आएगी और यहाँ पे एमीमीटर की जो रीडिंग आएगी। ठीक है, तो जब एक सेल है तो यहाँ पे हमने वोल्टेज की रीडिंग लेनी है और यहाँ पे करंट की। ठीक है, जब मैं यहाँ पे इन सेलों की संख्या को इंक्रीज करता हूँ, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, तो यहाँ पे 1 हो गया, इसका मतलब 2 हो गई ये सेल। तो यहाँ पे वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी वो आपने नोट करनी है और करंट की वैल्यू जो आएगी वो नोट करनी है। ठीक है, अगेन फिर मैं एक और इंक्रीज करता हूँ, तो ये ऐसे ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। आपने इनकी वैल्यू नोट डाउन करनी है। तो 3 वैल्यू से भी हम सफिशेंटली, 2 वैल्यू से भी हम इस ग्राफ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा जो है 4-5 से लेके देख लेनी है। ठीक है, तो ऐसा करने से जो करंट और वोल्टेज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बीच में जो रिलेशन आएगा उसका भी देख लेते हैं। ये जो हमारा इधर करंट में मान लेता हूं, यहाँ पे वोल्टेज, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आएगा वो हमें पता है एक क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा। कैसा होगा, लीनियर ग्राफ होगा ये। ठीक है, इसका मतलब लीनियर का क्या मतलब होता है, जैसे ही करंट इंक्रीज हो रहा है वैसे ही वोल्टेज। इसका मतलब क्या कह रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज जैसे ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमने क्या है, सेल इंक्रीज किया ना, तो वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब करंट की वैल्यू भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ओके। तो ये इस तरह से हमारा जो है एक लीनियर ग्राफ हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ओम्स था, इन्होंने ये सबसे पहले जो है डेमोन्स्ट्रेट किया था, ये दिखाया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते जाएंगे तो जो है उसी के हिसाब से जो करंट की वैल्यू है यहाँ पे वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी। तो आइए अब हम पढ़ लेते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो क्या कहता है। तो उसने क्या कहा, यहाँ से हमने क्या देखा, सबसे पहले कुछ भी चीज आपने रटनी नहीं है। जो यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या देखा, जो ये निक्रोम वायर है, ठीक है, इसके एंड के अक्रॉस क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या किया, मेजर किया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आइए डेफिनेशन भी हम इसकी देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, तो यहां पे हमने यही देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर, एंड्स ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर, जिसमें हम निक्रोम की बात कर रहे हैं वो ले ली, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या कह रहा है भाई, कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसी तरह से फिर जो हमारी वोल्टेज जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है या करंट की वैल्यू है वो भी हमारी जो चेंज हो जाएगी। ग्राफ जो है हमारा जो है लीनियर नहीं आएगा, उससे जो है वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a metallic wire is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remain same। ये कहता है भाई तापमान हमें बदलना नहीं है, और क्या करना है, कोई भी निक्रोम वायर है या कोई भी अदर मेटालिक कंडक्टर है, उसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपने मैथ में भी ये चीजें सीखी होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वांटिटी A है, ये इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी क्वांटिटी B है, ये भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर A डिक्रीज हो रही है तो B भी डिक्रीज होगी। इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमने इसको ओम्स लॉ को मैथमेटिकल रूप में देखना है कि इसको कैसे हम जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। ठीक है भाई, तो यहां से इस प्रोपोर्शनल के साइन को मैं यहां से रिमूव करना चाहता हूं, तो यहां से हमारा आ जाएगा V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर आ जाएगा। और यहां पे जो ये R है ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर, मेटालिक वायर रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब कि अगर कोई कंडक्टर है, इसकी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको ये क्या करता है, अपोज करता है, उसको बहने से, उसके अंदर से चलने से रोकता है। इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। तो अब हमने क्या देखना है, रेजिस्टेंस। तो यहां से हमने रेजिस्टेंस देखना है। रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, V अपॉन आई। ठीक है, यहां से आ जाएगा V अपॉन आई। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो इसकी यूनिट भी हमने सीखनी है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। क्या हो जाएगी, ओम।
जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे उनके ओनर में इसका नाम जो है ओम रख दिया। किसके ओनर में? जॉर्ज साइमन ओम। इनके ओनर में इसकी जो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम कर दी हुई, जिसका जो सिंबल है एक ग्रीक अल्फाबेट होता है, लेटर होता है ये, ठीक है, पाई के जैसा होता है। तो ये हमने जो है इसका सिंबल भी यहाँ पे सीख लिया। अब बात आती है हमारे कि हम एक रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे? कोई सर्किट है और उसका रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा तो उसे कब कहेंगे कि वो 1 ओम है? क्या? 1 ओम। तो ये कब होगा? जब वोल्टेज हमारी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 वोल्टेज बाय 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। मतलब कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर है उसके एंड के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 है और उसके अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तब हम ये कहेंगे कि उस मेटालिक वायर जो है उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम है। ठीक है, तो कुछ भी चीज आपने याद नहीं करनी, सारी चीजें हम समझ के चलेंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो 1 ओम भी हमने यहां से देख लिया है। अब क्या सीखना है हमने? यहां से ये देखना है कि भाई करंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहां से करंट की वैल्यू भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से V जो है हमें पता है ये क्या हो गया था हमारा IR। ठीक है, तो यहां से करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये R जो है V के नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, V अपॉन R। इसका मतलब जैसे ही हम रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल कर देते हैं, क्या है, अगर रेजिस्टेंस को हम 2R कर देते हैं तो करंट क्या हो जाएगा हमारा? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब किसी भी हम डेली लाइफ में आपने क्या सीखा होगा कि भाई हमें हर इक्विपमेंट में, हर इलेक्ट्रिकल गैजेट में सेम करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमारी वोल्टेज जो है घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, तो वहाँ पे वोल्टेज सेम रहती है। तो बिना किसी वोल्टेज को चेंज किए हुए अगर हमने रेजिस्टेंस को, करंट को चेंज करना है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? रेजिस्टेंस की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो सर्किट में रेजिस्टेंस की हेल्प से जो है करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे भाई ये सिंबल ऐसे क्यों होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का ये सिंबल है। अगर मैं इसको एरो से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या हो जाता है? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू, वेरी का मतलब चेंज होना, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब इसकी वैल्यू हम क्या है? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी हेल्प से हम विदाउट चेंज इन वोल्टेज वी कैन चेंज द करंट। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट ये डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। बाय हेल्प ऑफ दिस वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो इसका जो सिंबल हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना आपने, रेजिस्टेंस बनाना है और यहाँ पे एरो के, ठीक है, जो एरो जो है दिखाना है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। तो ये सिंबल भी हमने धीरे धीरे हम जैसे करते चलेंगे ऐसे ही सिंबल भी हम सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रियोस्टेट की हेल्प से हम क्या करते हैं भाई? रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू से हमारा इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से सीख लिया है। ठीक है, अब हमने क्या देखना है? जो हमारा सर्किट है, ठीक है, हमने घरों में भी देखा है कि भाई हर जो एलिमेंट को है सेम करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारा बल्ब है वो अलग करंट ले रहे हैं, ठीक है, फैन अलग करंट ले रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन है जो प्रेस होता है, ठीक है, या रोड होती है पानी को गर्म करने के लिए, वाटर इमर्सन रोड बोलते हैं, वो सारे की सारा जो है सभी का जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम नहीं होती, वो अलग अलग करंट यूज करते हैं। तो ये अलग अलग करंट ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि हमने जो है सेम वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, तो ये जो करंट की वैल्यू है ये अलग क्यों हो रही है? ठीक है, आपको पता है कंडक्टर जब ये फॉर एग्जांपल कोई मेटालिक वायर है, ठीक है, यहां से
करंट किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर से करंट कब चलता है? जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव। तो यहाँ पे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कभी भी जो है एक डायरेक्शन में नहीं चलते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं, क्योंकि जो ये एटम होते हैं इस मेटल के जिससे ये बना होता है कंडक्टर, तो उनके जरिए इन इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसकी वजह से इनकी जो स्पीड है वो रिटार्डेड होती है, रोक ली जाती है, मतलब कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब ये जिग जैग मैनर में जाएंगे, इसी वजह से मैंने कहा था जो हम रेजिस्टेंस का सिंबल है वो ऐसे क्यों लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है जिग जैग मैनर में ही एक एंड से दूसरे एंड पे जाते हैं। तो हमने क्या देखना है, यहाँ पे एक कंडक्टर है तो उसके एटम जो है इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से इनकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है। ठीक है, अब हर कंडक्टर के लिए ऐसा नहीं होता है, कई ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, कई कम करते हैं। इसका मतलब ऐसे मेटालिक वायर जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। इसका मतलब वो क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर। और ऐसे मेटालिक वायर जिनका रेजिस्टेंस R से नोट करते हैं वो लो होता है। क्या होता है? लो का मतलब कम। अगर वो लो होता है तो वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। मतलब उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और जो ज़्यादा जिनका रेजिस्टेंस है उनके अंदर से करंट इजीली पास नहीं होगा, तो वो इस वजह से बैड कंडक्टर हैं। कई ऐसे जो हैं हमारे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से करंट बिल्कुल पास नहीं होता, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। जैसे कि हमारा रबड़ है, ग्लास है, स्टोन है, ठीक है, प्लास्टिक है, ये सारे हमारे क्या हैं? इंसुलेटर हैं। इनके अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट जो है पास नहीं हो सकता, विद्युत धारा जो है इनके अंदर से पास नहीं होती है, तो इस वजह से हम इनको इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं ओम्स के लॉ से जो हैं सामने आई हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ओम्स लॉ के बारे में सीखा और उनकी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, और बैड कंडक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर क्या होता है, इट्स मीन्स कंडक्टर के बारे में हमने यहाँ पे सीखा है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में सीखा, रेजिस्टेंस क्या होता है ये। ठीक है, इनकी जरूरत क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे हमने भाई बिना वोल्टेज को चेंज किए हुए करंट की वैल्यू को चेंज करना था, जो कि हम रेजिस्टेंस या यू कैन से विद द हेल्प ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अनदर लेक्चर में किसी अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।